कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस रात शहर में ऐसा तूफान उठा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तेज बारिश, आसमान में गूंजती बिजली और डरावनी हवाएं ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे प्रकृति खुद दुनिया को खत्म करना चाहती हो। लेकिन शहर के लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं थी। असल में इस तूफान की शुरुआत हुई थी एक रहस्यमयी घने कोहरे से और अगली सुबह सब कुछ बदल गया। पूरा शहर एक अजीब और खतरनाक धुंध से ढक गया। ऐसी धुंध जिसमें कदम रखते ही लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। जो भी उसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। दरअसल देश की मिलिट्री के एक गुप्त प्रोजेक्ट की वजह से गलती से एक दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खुल गया था और उसी दरवाजे से ऐसी भयावह चीजें इस दुनिया में आ गईं जो इंसानों के विनाश का कारण बनने वाली थीं। अब इस पूरे शहर में लोगों के लिए सुरक्षित जगह सिर्फ एक सुपरमार्केट बचा था, लेकिन वहां फंसे लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि बाहर उनके लिए कैसी मौत छिपी बैठी है। नदी किनारे बने एक घर में डेविड नाम का आदमी बैठा एक पेंटिंग बना रहा था। डेविड एक आर्टिस्ट था जो फिल्मों के पोस्टर डिजाइन करता था। अगले दिन उसे अपनी नई फिल्म का पोस्टर जमा करना था, इसीलिए बाहर इतना भयानक तूफान होने के बावजूद वो अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन अचानक तूफान और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि घर की खिड़कियां तक कांपने लगती हैं। हालात खराब होते देख डेविड अपनी पत्नी स्टेफनी और बेटे बिली को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था। डेविड और उसकी पत्नी बाहर निकलकर देखते हैं कि तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। घर के पास का एक बड़ा पेड़ टूटकर उनके घर पर गिर चुका था। उसकी एक मोटी शाखा सीधे डेविड के कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से उसकी बनाई हुई पेंटिंग खराब हो गई थी और कमरे में रखा सारा सामान भी बर्बाद हो चुका था। इतना ही नहीं, एक और पेड़ उसके बोट हाउस पर गिर गया था और उसे पूरी तरह नष्ट कर चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद डेविड इस बात से खुश था कि उसकी पत्नी और बेटा सुरक्षित थे। तभी अचानक डेविड और स्टेफनी नदी की तरफ देखते हैं। नदी के ऊपर बहुत अजीब तरीके से एक घना बादल जमा हो रहा था। डेविड पहले सोचता है कि शायद ज्यादा बारिश की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन बात काफी अजीब थी। बारिश के बाद पहाड़ों पर बादल दिखना आम बात थी, लेकिन नदी के ऊपर इतना घना कोहरा बनना बिल्कुल सामान्य नहीं था। फिर भी डेविड इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस वक्त वो अपने पड़ोसी नॉर्टन पर बहुत गुस्सा था। नॉर्टन की जमीन पर खड़ा सूखा पेड़ टूटकर उसके बोट हाउस पर गिरा था। डेविड कई सालों से उसे वो पेड़ कटवाने के लिए कह रहा था, लेकिन नॉर्टन ने कभी उसकी बात नहीं सुनी और अब उसी वजह से डेविड का इतना नुकसान हुआ था। गुस्से में डेविड नॉर्टन के घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि नॉर्टन खुद भी बहुत गुस्से में था। उसके घर के सामने भी एक पेड़ गिर गया था जिसने उसकी गाड़ी को पूरी तरह कुचल दिया था। ये देखकर डेविड को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि नुकसान सिर्फ उसी का नहीं हुआ। फिर भी वो नॉर्टन के लिए दुख जताता है और वापस जाने लगता है। तभी नॉर्टन उससे पूछता है कि अगर वो सुपरमार्केट जा रहा हो तो क्या उसे भी लिफ्ट दे सकता है। डेविड हाँ कह देता है। कुछ देर बाद डेविड अपनी पत्नी से सामान की लिस्ट लेकर अपने बेटे बिली और नॉर्टन के साथ सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कई मिलिट्री की गाड़ियां और सैनिक तेजी से जाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर नॉर्टन कहता है कि लगता है ये लोग नदी के पास पहाड़ी पर बने मिलिट्री बेस की तरफ जा रहे हैं। फिर वो डेविड से पूछता है कि क्या उसने एरोहेड प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। नॉर्टन कहता है कि शहर में लोग बातें कर रहे हैं कि वहाँ कोई गुप्त रिसर्च चल रही है। डेविड कहता है कि उसने सिर्फ इतना सुना है कि वैज्ञानिक कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्टन कहता है कि पड़ोस में रहने वाली मिस एडन का मानना है कि मिलिट्री को एलियंस की एक क्रैश हुई फ्लाइंग सॉसर मिली थी और उसके अंदर 3 जमे हुए एलियन भी थे। उसके हिसाब से मिलिट्री उन्हीं पर रिसर्च कर रही है। ये सुनकर डेविड हंसने लगता है और कहता है कि मिस एडन का दिमाग खराब हो चुका है। इसी तरह बातें करते हुए वो लोग सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। उस दिन सुपरमार्केट में काफी भीड़ थी। तूफान की वजह से पूरे इलाके की बिजली और फोन लाइन बंद थी। क्योंकि ये एक छोटा शहर था, इसलिए डेविड वहाँ के ज्यादातर लोगों को जानता था। वहीं उसे अपने बेटे बिली की टीचर आयरीन भी मिलती है। डेविड और बिली सामान खरीदने में लगे हुए थे कि तभी अचानक 3 सैनिक सुपरमार्केट के अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ छिपने की कोशिश कर रहे हों। उसी वक्त एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँच जाता है। वो उन सैनिकों पर बहुत गुस्सा होता है और चिल्लाकर कहता है कि पूरे शहर में इमरजेंसी लगी हुई है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटना होगा। हालांकि सैनिक बताते हैं कि वो छुट्टी पर हैं, लेकिन ऑफिसर उनकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि वो सामने वाली मेडिकल शॉप तक जा रहा है और वापस आने तक उन्हें बाहर जीप में देखना चाहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डेविड दूर खड़ा ये सब देख रहा था।
और तभी अचानक पूरे शहर में सायरन बजने लगते हैं। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी लोग घबराकर बाहर देखने लगते हैं। पूरा शहर अचानक अजीब तरह से शांत हो चुका था। और तभी एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ सुपरमार्केट के अंदर घुसता है। उसकी नाक से खून बह रहा था और वो बुरी तरह डरा हुआ था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि उस घने कोहरे के अंदर कुछ है। उसने मेरे दोस्त को मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसकी बात खत्म होते ही पूरा इलाका तेजी से उस घने कोहरे से ढकने लगता है। तभी एक आदमी डरकर अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही कोहरा उसे घेर लेता है और अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उसकी चीख सुनते ही सुपरमार्केट के लोग तेजी से दरवाजे बंद कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा सुपरमार्केट चारों तरफ से उस रहस्यमय धुंध से घिर जाता है। कोहरा इतना घना था कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि शायद किसी फैक्ट्री में केमिकल ब्लास्ट हुआ है और ये धुआं वहीं से आ रहा है। लेकिन तभी अचानक पूरी जमीन हिलने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे भूकंप आ गया हो। डर के मारे सभी लोग नीचे झुक जाते हैं। डेविड अपने बेटे बिली को सीने से लगाकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। अब भी किसी को नहीं पता था कि बाहर क्या छिपा हुआ है। कोई इसे भूकंप कह रहा था तो कोई मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का धमाका बता रहा था। इसी बीच वहां मौजूद कारमोडी नाम की एक महिला अचानक जोर जोर से बाइबल पढ़ने लगती है। उसका कहना था कि ये दुनिया के अंत की शुरुआत है। भगवान इंसानों को उनके पापों की सजा दे रहे हैं। तभी स्टोर मैनेजर सबको शांत रहने के लिए कहता है। वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक ये कोहरा खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी बाहर जाने की कोशिश न करे। लेकिन तभी एक महिला रोते हुए कहती है कि उसके बच्चे घर पर अकेले हैं और उसे हर हालत में उनके पास जाना होगा। कई लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और अकेली ही कोहरे के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है, लेकिन वो रहस्यमयी धुंध अब भी वैसी की वैसी बनी हुई थी। सुपरमार्केट के अंदर बैठे लोग लगातार डर और बेचैनी में थे। डेविड भी अपनी पत्नी स्टेफनी को लेकर परेशान था। डेविड अपने बेटे बिली, उसकी टीचर आयरीन और कुछ दूसरे लोगों के साथ एक कोने में बैठा था। आयरीन वहां उसकी मुलाकात अमांडा नाम की एक दूसरी टीचर से करवाती है। इसी दौरान स्टोर का असिस्टेंट मैनेजर ओली वहां आता है और बिली का हाल पूछता है। डेविड उससे बिली के लिए एक कंबल मांगता है। ओली बताता है कि स्टोर के पीछे लोडिंग डॉक वाले हिस्से में कंबल मिल सकते हैं। तब डेविड बिली को आयरीन के पास छोड़कर खुद लोडिंग डॉक की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि जनरेटर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और उसमें से धुआं निकल रहा है। डेविड तुरंत जनरेटर बंद कर देता है, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। डेविड ये बात ओली को बताने के लिए वापस मुड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसे बाहर से एक अजीब और भारी आवाज सुनाई देती है। डेविड धीरे से पीछे मुड़कर देखता है और तभी उसकी नजर स्टोरेज शटर पर पड़ती है। बाहर से कोई बहुत बड़ी चीज उस शटर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर डेविड डरकर तुरंत वहां से भागता है और ओली को सारी बात बताता है। ओली उसके साथ 2 मैकेनिक और स्टोर के एक लड़के को लेकर लोडिंग डॉक तक आता है, लेकिन वहां पहुंचने पर सब कुछ बिल्कुल शांत था। मैकेनिक डेविड का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका कहना था कि शायद डेविड ने किसी कुत्ते या बिल्ली की आवाज सुन ली होगी और डर गया होगा। हालांकि ओली को डेविड की बात पर भरोसा था। वो भी शटर खोलने के खिलाफ था, लेकिन मैकेनिक उसकी बात नहीं मानते। उनमें से एक जनरेटर को दोबारा चालू कर देता है। जनरेटर से अब भी बदबूदार धुआं निकल रहा था। ध्यान से देखने पर मैकेनिक को पता चलता है कि एग्जॉस्ट पाइप के अंदर कुछ फंसा हुआ है। उसी वजह से जनरेटर गर्म हो रहा था। अब उसे साफ करने के लिए किसी को बाहर जाना जरूरी था, क्योंकि पाइप स्टोर के बाहर की तरफ था। तभी स्टोर का वो लड़का कहता है कि वो बाहर जाकर पाइप साफ कर देगा, लेकिन डेविड तुरंत उसे रोकता है। वो कहता है कि अगर शटर खोला गया तो बाहर जो भी चीज है वो अंदर आ सकती है, लेकिन मैकेनिक उसकी बात पर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डेविड बेवजह डर रहा है। फिर उनमें से एक लड़का ऑटोमेटिक शटर का बटन दबाकर उसे थोड़ा ऊपर उठाता है और अगले ही पल बाहर से किसी विशाल टेंटिकल जैसी चीज तेजी से अंदर आती है। वो सीधे लड़के के पैर को पकड़ लेती है और उसे बाहर घसीटने लगती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। डेविड तुरंत उस लड़के को पकड़कर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से और भी कई टेंटिकल अंदर आने लगते हैं। उन टेंटिकल्स पर धारदार कांटे जैसे हिस्से थे जो लड़के की चमड़ी चीर रहे थे। डेविड मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन दोनों मैकेनिक डर के मारे अपनी जगह से हिल तक नहीं पाते। तभी ओली कहीं से एक कुल्हाड़ी उठा लाता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वो टेंटिकल उस लड़के को बाहर कोहरे में घसीट ले जाता है और कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें बंद हो जाती हैं। इसी दौरान एक और बहुत बड़ा टेंटिकल अंदर घुस आता है। उसका एक डरावना मुंह भी था और वो स्टोर में रखा खाना खाने लगता है।
डेविड तुरंत ओनली से शटर बंद करने के लिए कहता है। ओनली जैसे ही शटर नीचे करना शुरू करता है, टेंटिकल्स वापस बाहर जाने लगते हैं। उसी समय डेविड कुल्हाड़ी उठाकर उस बड़े टेंटिकल पर जोरदार वार करता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। अगले ही पल शटर पूरी तरह बंद हो जाता है। गुस्से में डेविड उस मैकेनिक को पीटना शुरू कर देता है जिसने उसकी बात नहीं मानी थी। ओनली किसी तरह उसे शांत करता है, लेकिन अब डेविड के मन में एक और डर बैठ चुका था। अगर सिर्फ टेंटिकल इतने विशाल हैं, तो वो असली जीव कितना बड़ा होगा। इसके बाद डेविड, ओनली और बाकी लोग सुपरमार्केट के अंदर लौटते हैं और सबको बताते हैं कि उस कोहरे के अंदर इंसानों को खाने वाले भयानक जीव मौजूद हैं। ये सुनकर वहां मौजूद लोग डर जाते हैं, लेकिन नॉर्टन और उसके साथ कुछ दूसरे लोगों को लगता है कि डेविड झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि स्टोर मैनेजर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तब डेविड कहता है कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो खुद जाकर लोडिंग डॉक में देख सकता है। स्टोर मैनेजर वहां जाता है और जमीन पर पड़े कटे हुए टेंटिकल को देखकर डर जाता है। वो टुकड़ा कटने के बाद भी हिल रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो अपने आप गलकर खत्म हो जाता है। ये देखकर अब मैनेजर को भी यकीन हो जाता है कि बाहर कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। इसीलिए डेविड और कुछ लोग स्टोर की कांच की दीवारों को मजबूत करने लगते हैं। वो उनके सामने खाने के भारी बैग और सामान रख देते हैं ताकि अगर कोई हमला करे तो अंदर ना आ सके। उसी दौरान डैन नाम का वही बूढ़ा आदमी डेविड से कहता है कि बाहर जो भी है वो बेहद खतरनाक है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनके पास हथियार होना जरूरी है। तभी अमांडा अपने बैग से एक पिस्तौल निकालती है। वो हमेशा सुरक्षा के लिए उसे अपने साथ रखती थी, लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ मौजूद किसी को भी बंदूक चलानी नहीं आती थी। तभी ओनली पिस्तौल उठाता है और बताता है कि वो पहले शूटिंग में स्टेट चैंपियन रह चुका है। उसी वक्त कारमोड़ी फिर से बाइबल पढ़ना शुरू कर देती है। वो बार बार कह रही थी कि ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। उसका कहना था कि इंसानों के पाप इतने बढ़ चुके हैं कि अब भगवान अपना क्रोध दुनिया पर उतार रहे हैं और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, जरूरत पड़े तो अपने खून से भी। उसकी बातें सुनकर कई लोग परेशान हो जाते हैं। अमांडा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि लोगों को डराना बंद करो। लेकिन कारमोड़ी कहती है कि बहुत जल्द सभी लोग भगवान से दया की भीख मांगेंगे और आखिर में उसी के पास मदद मांगने आएंगे। हालांकि उस वक्त वहां मौजूद ज्यादातर लोग कारमोड़ी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इसी बीच नॉर्टन और उसके साथ कुछ लोग फैसला करते हैं कि वो यहाँ और नहीं रुकेंगे। उनका मानना था कि डेविड लोगों को डराकर अंदर रोकना चाहता है। डेविड उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है कि बाहर जाना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन नॉर्टन उसकी एक नहीं सुनता। तब डेविड उसे एक लंबी रस्सी देता है और कहता है कि अगर वो बाहर जाना ही चाहता है तो कम से कम रस्सी अपनी कमर में बांध ले। डेविड समझाता है कि अगर बाहर कुछ ना हुआ और वो सुरक्षित रहा तो लगभग 300 फीट जाने के बाद रस्सी काट दे। इससे अंदर मौजूद लोगों को पता चल जाएगा कि बाहर खतरा नहीं है। लेकिन नॉर्टन ये करने से भी मना कर देता है। तभी वहाँ मौजूद एक दूसरा आदमी रस्सी लेकर बाहर जाने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि उसकी कार में एक शॉटगन रखी है, अगर वो बंदूक मिल जाए तो सबकी सुरक्षा आसान हो जाएगी। इतना कहकर वो आदमी रस्सी अपनी कमर में बांधता है और नॉर्टन के साथ कोहरे में चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वो सब धुंध के अंदर गायब हो जाते हैं। अंदर खड़े लोग रस्सी को देखते रहते हैं। रस्सी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक रस्सी जोर से तन जाती है और बहुत तेजी से बाहर की तरफ खींचने लगती है। 5 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। अगले ही पल रस्सी अचानक ढीली पड़ जाती है। जब लोग रस्सी को वापस अंदर खींचते हैं तो उसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। रस्सी पूरी तरह खून से भीगी हुई थी और उसके साथ सिर्फ उस आदमी के शरीर का आधा हिस्सा वापस आया था। ये भयानक दृश्य देखकर अब सुपरमार्केट के अंदर मौजूद हर इंसान के मन में डर और ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे शाम होती है और फिर रात हो जाती है। बिजली ना होने की वजह से पूरे सुपरमार्केट में सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं। डेविड और बाकी लोग पहरा दे रहे थे। इसी दौरान एक आदमी कांच की दीवार के पास बैठकर खाना खा रहा था। उसके पास इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। तभी बाहर से एक विशाल अजीब कीड़ा उड़कर आता है और कांच पर चिपक जाता है। उसे देखकर वो आदमी डरकर पीछे हट जाता है। वो कीड़ा बिल्कुल किसी विशाल टिड्डे जैसा दिखाई दे रहा था और लगता था कि वो रोशनी की तरफ आकर्षित होकर आया है, लेकिन उसका आकार किसी भी सामान्य कीड़े से कई गुना बड़ा था। उसकी पूंछ में जहरीला डंक भी था। कुछ ही सेकंड में वहां ऐसे और भी कई विशाल कीड़े आ जाते हैं। सभी लोग डर और हैरानी से उन अजीब जीवों को देखने लगते हैं। तभी अचानक एक और भयानक जीव वहां उड़कर आता है। वो किसी प्राचीन उड़ने वाले डायनासोर जैसा दिख रहा था। वो उन कीड़ों का शिकार करने लगता है।
लेकिन उसी दौरान उसके जोरदार टकराने से कांच की दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है और अगले ही पल वो कीड़े सुपरमार्केट के अंदर घुसने लगते हैं। अब अंदर पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। लोग झाड़ू, डंडे और जो भी हाथ में आता है उससे उन कीड़ों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी एक कीड़ा एक महिला की गर्दन पर डंक मार देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी गर्दन बुरी तरह सूज जाती है और वो वहीं मर जाती है। इसी दौरान वो उड़ने वाला शिकारी जीव भी अंदर घुस आता है और एक आदमी की गर्दन पकड़कर उसे खाने लगता है। ये देखकर डेविड तुरंत एक कपड़े में आग लगाता है और उस जीव को जलाने की कोशिश करता है। उसे देखकर दूसरा आदमी भी आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो खुद ही आग की चपेट में आ जाता है। दूसरी तरफ एक कीड़ा कारमोड़ी के शरीर पर आकर बैठ जाता है। कारमोड़ी डर के मारे बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। अजीब बात ये थी कि वो कीड़ा उसे नुकसान पहुंचाए बिना उड़ जाता है। अब कारमोड़ी को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि भगवान उसे बचा रहे हैं और वो खुद को भगवान की चुनी हुई इंसान समझने लगती है। इधर डेविड और अमांडा मिलकर उस उड़ने वाले शिकारी जीव को मार गिराते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा शिकारी जीव सीधे बिली की तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय ओली तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है और गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। आखिरकार किसी तरह सभी कीड़ों और उन जीवों को मार दिया जाता है। इसके बाद लोग टूटे हुए कांच को प्लाईवुड और टेप से बंद कर देते हैं ताकि बाहर की कोई चीज दोबारा अंदर ना आ सके। अब सब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन इस घटना के बाद सुपरमार्केट के कई लोग कारमोड़ी की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सच में भगवान इंसानों को सजा दे रहे हैं। धीरे धीरे कारमोड़ी लोगों के मन में डर भरकर उन्हें अपने पक्ष में करने लगती है। यहाँ तक कि एक महिला डर और निराशा में खुद अपनी जान ले लेती है। दूसरी तरफ वो आदमी जो आग में जल गया था, वो दर्द से तड़पते हुए मौत की भीख मांग रहा था। हालात अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। तभी डेविड फैसला करता है कि उन्हें हर हाल में सामने वाली मेडिकल शॉप तक जाना होगा। वहाँ से दवाइयाँ लाने के बाद वो लोग इस सुपरमार्केट को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुपरमार्केट में बहुत सारा खाना मौजूद है, वो लोग यहाँ कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन डेविड कहता है कि इस जगह की दीवारें कांच की हैं। अगर बाहर के जीवों ने हमला किया तो ये जगह ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगी और सबसे बड़ा खतरा कारमोड़ी थी। डेविड कहता है कि वो भगवान के नाम पर लोगों को अंधविश्वास में धकेल रही है। उसने बलि देने की बातें शुरू कर दी हैं। डेविड को डर था कि कहीं वो किसी इंसान की बलि ना मांगने लगे और हो सकता है अगली बार उसकी नजर बिली पर पड़े। इसीलिए डेविड वहाँ से निकलना चाहता था। वो बताता है कि उसकी कार में 8 लोग बैठ सकते हैं। अगर वो किसी तरह गाड़ी तक पहुंच गए तो शायद वहां से बच निकलना संभव हो, लेकिन उससे पहले दवाइयां लाना जरूरी था। इसके बाद डेविड उन 3 सैनिकों से भी मदद मांगता है जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे। हालांकि उनमें से 2 सैनिक साफ मना कर देते हैं, लेकिन तीसरा सैनिक उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही डेविड और बाकी लोग मेडिकल स्टोर जाने के लिए तैयार होते हैं, कारमोड़ी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि अगर वो लोग बाहर गए तो उन राक्षसों को अपने साथ यहाँ ले आएंगे और इससे यहाँ मौजूद बाकी लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। कारमोड़ी की बात सुनकर कुछ लोग उसका समर्थन करने लगते हैं, लेकिन तभी आयरीन गुस्से में एक कैन उठाकर कारमोड़ी की तरफ फेंकती है और कहती है कि अगर मदद नहीं कर सकती तो चुप रहे। इसके बाद डेविड, अमांडा, डैन, ओनली और बाकी लोग हथियार लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर का कोहरा अब भी उतना ही घना था, इतना कि सामने चल रहा इंसान भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग बहुत सावधानी से मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ते हैं। काफी मुश्किल के बाद वो लोग मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। स्टोर का दरवाजा खुला हुआ था। डेविड सबको सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता था। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे अंदर घुसते हैं और दवाइयां इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इसी दौरान डैन और कुछ दूसरे लोग मेडिकल स्टोर के अंदर बाकी जगहों की जांच करने लगते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो लोग जो देखते हैं उसे देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। छत से कई इंसानों की लाशें लटक रही थीं। उनके पूरे शरीर पर मोटे मकड़ी के जाले लिपटे हुए थे। डैन डरकर जोर से डेविड को आवाज लगाता है। डेविड और बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। उनके साथ वही मैकेनिक भी था। इतनी सारी लाशें देखकर मैकेनिक डरकर पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे को पकड़ लेता है। डर के मारे वो जोर से चीख पड़ता है, लेकिन जो आदमी उसे पकड़े हुए था वो कोई राक्षस नहीं बल्कि वही मिलिट्री पुलिस ऑफिसर था जो पहले सुपरमार्केट से दवाइयां लेने निकला था। उसका पूरा शरीर मकड़ी के जालों में फंसा हुआ था और उसके शरीर पर जगह जगह बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे। वो अब भी जिंदा था, लेकिन दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, हमें माफ कर दो।
अचानक उसके शरीर के फोड़े फटने लगते हैं और उनके अंदर से छोटी छोटी मकड़ियां निकलकर बाहर आने लगती हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। मैकेनिक घबराकर दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक विशालकाय मकड़ी आकर खड़ी हो जाती है। उस मकड़ी का आकार किसी इंसान जितना बड़ा था। डर के मारे मैकेनिक चीखने लगता है। उसी समय ओली गोली चलाकर उस मकड़ी को मार देता है, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से और भी कई बड़ी मकड़ियां उन पर हमला कर देती हैं। अब मेडिकल स्टोर के अंदर पूरी तरह मौत का खेल शुरू हो चुका था। डेविड और बाकी लोग अपने हथियारों से उन मकड़ियों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन मकड़ियों के जालों में किसी तेजाब जैसी चीज थी। उनमें से एक जाला एक लड़के के पैर पर गिरता है और उसका पैर बुरी तरह जलने लगता है। डेविड और बाकी लोग उसे बचाकर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कई मकड़ियां उन पर टूट पड़ती हैं। इस हमले में डेविड के साथ आए कई लोग मारे जाते हैं। उसी दौरान जालों में फंसा हुआ मिलिट्री ऑफिसर नीचे गिर जाता है और उसके शरीर के सारे फोड़े एक साथ फट जाते हैं। हजारों छोटी मकड़ियां उसके शरीर से निकलकर जमीन पर फैल जाती हैं। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। अब वहां रुकना नामुमकिन था, लेकिन जिस लड़के का पैर जल चुका था वो अब तक मर चुका था। मजबूरी में डेविड और बाकी लोगों को उसे वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। किसी तरह जान बचाते हुए वो लोग वापस सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। अब डेविड को पूरी तरह समझ आ चुका था कि बाहर का खतरा कितना भयानक है। इसीलिए वो फैसला करता है कि फिलहाल सुपरमार्केट में रहना ही सबसे सुरक्षित होगा। इस तरह एक और रात बीत जाती है, लेकिन अब सुपरमार्केट के अंदर हालात तेजी से बदल रहे थे। कारमोड़ी धीरे धीरे वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को अपने अंधविश्वास में फंसा चुकी थी। यहाँ तक कि वही मैकेनिक भी अब उसकी बातों पर भरोसा करने लगा था। डेविड और उसके साथी ये सब देखकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुके तो बाहर के राक्षसों से पहले अंदर के लोग ही खतरनाक बन जाएंगे। लेकिन उसी दौरान डेविड को एक बात याद आती है। मेडिकल स्टोर में मिला मिलिट्री ऑफिसर बार बार कह रहा था कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है, यानी इस पूरे हादसे के पीछे मिलिट्री का हाथ था। और इसका जवाब सिर्फ वो सैनिक दे सकते थे जो सुपरमार्केट के अंदर मौजूद थे। ये सोचकर डेविड उस सैनिक के पास जाता है जो अकेला एक कोने में बैठा हुआ था। डेविड उससे पूछता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है और क्या उसे इस बारे में कुछ पता है। सैनिक पहले कुछ बोलने से बचता है। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तब डेविड उससे पूछता है कि उसके बाकी दोनों साथी कहाँ हैं। सैनिक कहता है कि उसने उन्हें काफी देर से नहीं देखा। ये सुनते ही डेविड और बाकी लोग उन्हें ढूंढने के लिए लोडिंग डॉक की तरफ जाते हैं, लेकिन वही मैकेनिक चुपके से उनका पीछा करने लगता है। जब डेविड और बाकी लोग लोडिंग डॉक में पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दोनों सैनिकों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी लाशें छत से लटक रही थीं। ये देखकर साथ आया सैनिक टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि वो सच में ऐसा कर लेंगे। वो बताता है कि मेडिकल स्टोर वाले ऑफिसर की बात सुनने के बाद दोनों सैनिक कह रहे थे कि वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में खुदकुशी कर लेंगे। अब डेविड को पूरा यकीन हो जाता है कि इस पूरे हादसे के पीछे मिलिट्री ही जिम्मेदार है। डेविड गुस्से में पूछता है कि क्या ये सब एरोहेड प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। तभी पीछे खड़ा मैकेनिक उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो तुरंत उस सैनिक को पकड़कर कारमोड़ी के सामने ले जाता है। अब सुपरमार्केट के अंदर मौजूद लोग सैनिक से जवाब मांगने लगते हैं। कारमोड़ी चिल्लाकर पूछती है कि आखिर एरोहेड प्रोजेक्ट क्या था। डर और दबाव में सैनिक आखिर सच बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो सीधे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने अपने साथियों से उसके बारे में सुना था। असल में एरोहेड प्रोजेक्ट का मकसद दूसरे डायमेंशन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना था। वैज्ञानिक किसी दूसरी दुनिया की खोज कर चुके थे और उसी दुनिया पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक छोटा पोर्टल खोलने की कोशिश की, लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और गलती से उस दूसरी दुनिया का दरवाजा पूरी तरह खुल गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे खतरनाक जीव इस दुनिया में आ गए। सैनिक कहता है कि उसे सिर्फ इतना ही पता है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सच सुनने के बाद कारमोड़ी और उसके समर्थक भड़क उठते हैं। कारमोड़ी चिल्लाकर कहती है कि वैज्ञानिक हमेशा से भगवान के नियमों के खिलाफ काम करते आए हैं। उन्होंने चांद पर कदम रखकर उसकी पवित्रता को नष्ट किया। उन्होंने परमाणु तोड़े और इंसानों को पाप की तरफ धकेला। अब भगवान उन्हीं पापों की सजा पूरी दुनिया को दे रहे हैं। कारमोड़ी लोगों को उकसाने लगती है। उसकी बातों में आकर कई लोग उस सैनिक पर टूट पड़ते हैं। वो लोग उसे पकड़कर बेरहमी से मारने लगते हैं। डेविड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे रोक देते हैं। इसके बाद वो घायल सैनिक को घसीटकर सुपरमार्केट के बाहर फेंक देते हैं और अगले ही पल कोहरे के अंदर से एक विशाल केकड़े जैसा राक्षस बाहर आता है। उसके बड़े बड़े पंजे थे। वो सैनिक को पकड़कर आसानी से उठा लेता है और फिर उसे लेकर कोहरे में गायब हो जाता है। ये भयानक दृश्य देखकर डेविड और उसके साथी पूरी तरह सन्न रह जाते हैं, लेकिन कारमोड़ी इसे भगवान की इच्छा बताती है।
वो कहती है कि आज उन्होंने भगवान को एक बलि दी है, इसलिए आज रात वो जीव उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर वो कहती है कि अगली सुबह के लिए भी उन्हें इंतजाम करना होगा। उसकी ये बात सुनकर डेविड और उसके साथियों को समझ आ जाता है कि अब वो लोग भी खतरे में हैं। डेविड और उसके साथियों को अब साफ समझ आ चुका था कि कारमोड़ी धीरे धीरे पूरी तरह पागल हो चुकी है और अगर वो लोग ज्यादा देर वहां रुके तो शायद अगली बलि उन्हीं में से किसी की होने वाली थी। इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि अगली सुबह कारमोड़ी और उसके समर्थकों के जागने से पहले ही सुपरमार्केट से निकल जाएंगे। सुबह होते ही डेविड, बिली, अमांडा, आयरीन, डैन और बाकी लोग चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि कारमोड़ी हाथ में चाकू लिए दरवाजे के सामने बैठी हुई है। वो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। डेविड उससे कहता है कि वो लोग सिर्फ यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए वो रास्ते से हट जाए। लेकिन कारमोड़ी उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह इस भ्रम में जी रही थी कि भगवान उससे बलि मांग रहे हैं। कारमोड़ी अपने समर्थकों को आदेश देती है कि बिली को पकड़ लिया जाए। ये सुनते ही उसके समर्थक हाथों में चाकू और कैंची लेकर बिली की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सुपरमार्केट के अंदर एक बार फिर अफरा तफरी मच जाती है। डेविड और उसके साथी डंडों से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कारमोड़ी के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। डेविड समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो लोग बिली को सच में मार डालेंगे। उसी वक्त ओनली अपनी पिस्तौल निकालता है और बिना एक सेकंड गंवाए सीधे कारमोड़ी के सिर पर गोली चला देता है। गोली लगते ही कारमोड़ी वहीं मर जाती है। ये देखकर उसके सारे समर्थक डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। अब मौका मिलते ही डेविड और उसके साथी सुपरमार्केट से बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर का कोहरा अब भी उतना ही घना था। गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश में वो लोग एक दूसरे से बिछड़ने लगते हैं। डेविड, बिली, अमांडा, आयरीन और डैन किसी तरह साथ बने रहते हैं, लेकिन ओनली और बाकी लोगों का कोई पता नहीं चलता। काफी मुश्किल के बाद डेविड अपने बेटे और साथियों के साथ अपनी कार तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि ओली पहले से ही कार के पास मौजूद है। उसे देखकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ओली के ठीक पीछे कोहरे में वही विशाल केकड़े जैसा राक्षस खड़ा था। ओली के कुछ समझ पाने से पहले ही वो जीव अपने विशाल पंजे से उसे पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे निगल जाता है। ओली की पिस्तौल कार के बोनट पर गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे तेजी से कार के अंदर घुस जाते हैं। डेविड बाकी लोगों को अपनी लोकेशन बताने के लिए कार का हॉर्न बजाने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोहरे के अंदर बाकी सभी लोग उन राक्षसों का शिकार बन चुके थे। उसी दौरान एक विशाल मकड़ी तेजी से कार की तरफ बढ़ने लगती है। तभी डेविड तुरंत बोनट से पिस्तौल उठाता है और कार स्टार्ट करके वहां से भाग निकलता है। सबसे पहले वो अपने घर की तरफ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी स्टेफनी अब भी जिंदा हो। लेकिन घर पहुंचने के बाद जो दृश्य वो देखता है, उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसका शरीर मकड़ियों के जालों में फंसा हुआ था। डेविड अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अपने बेटे के लिए वो खुद को संभालता है और वहां से वापस निकल जाता है। अब वो लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें पूरा शहर तबाह दिखाई देता है। हर तरफ जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई इमारतें और इंसानों की लाशें पड़ी थीं। पूरा शहर किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था और वो रहस्यमयी कोहरा अब भी हर तरफ फैला हुआ था। डेविड लगातार गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन तभी अचानक वो गाड़ी रोक देता है, क्योंकि सामने का दृश्य किसी भी इंसान की सोच से परे था। कोहरे के बीच एक विशालकाय दानव चल रहा था। उसके शरीर से बहुत बड़े बड़े टेंटेकल निकले हुए थे। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसकी हर चाल से जमीन कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलता हुआ पहाड़ उनके सामने हो। डेविड और बाकी लोग डर के मारे सांस तक नहीं लेते। कुछ देर बाद वो विशाल जीव वहां से आगे निकल जाता है। तब डेविड दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर कोहरा खत्म हो जाए और शायद कहीं मदद मिल जाए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब वो लोग पूरी तरह उस कोहरे के बीच फंस चुके थे। चारों तरफ मौत थी और कहीं से भी मदद आने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। अब डैन धीरे से कहता है कि उन्होंने खुद अपनी मौत चुन ली है। वो कहता है कि वो उन राक्षसों के हाथों मरने से बेहतर खुद मरना पसंद करेगा। उसकी बात सुनकर कार के अंदर सन्नाटा छा जाता है। अमांडा, आयरीन और डेविड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे सब समझ जाते हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी डेविड धीरे से पिस्तौल निकालता है। उस पिस्तौल में सिर्फ 4 गोलियां बची थीं और कार में 5 लोग मौजूद थे। डेविड का दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपने बेटे को उन राक्षसों के हाथों मरते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए सबकी सहमति से वो सबसे पहले अपने बेटे बिली को गोली मार देता है। इसके बाद वो अमांडा, आयरीन और डैन को भी गोली मार देता है।
कुछ ही सेकंड में कार के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। अब सिर्फ डेविड जिंदा बचा था, लेकिन जब वो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि बंदूक में कोई गोली नहीं बची। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। रोते हुए वो कार से बाहर निकलता है। अब वो चाहता था कि बाहर मौजूद कोई भी राक्षस आकर उसे मार डाले। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आओ मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। लेकिन तभी अचानक कोहरे के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। डेविड समझता है कि शायद कोई राक्षस उसकी तरफ आ रहा है। वो आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने जो आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोहरे के अंदर से मिलिट्री के कई टैंक और गाड़ियां बाहर निकलती हैं। मिलिट्री ने आखिरकार उस दूसरे डायमेंशन का दरवाजा बंद कर दिया था और अब वो पूरे इलाके से उन राक्षसों को खत्म कर रहे थे। उनके साथ कई बचाए गए लोग भी थे और उन्हीं लोगों में वो महिला भी मौजूद थी जो शुरुआत में अपने बच्चों के पास जाने के लिए अकेली सुपरमार्केट से बाहर निकल गई थी। यानी अगर डेविड कुछ मिनट और इंतजार कर लेता तो उसके बेटे समेत सभी लोग बच सकते थे। ये सच समझते ही डेविड वहीं घुटनों के बल गिर जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है। उसने अपने हाथों से अपने बेटे और अपने साथियों की जान ले ली थी और अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। इसी दर्दनाक एहसास के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।